पुस्तक का नाम अतीन्द्रिय सामर्थ्य, संयोग नहीं तथ्य। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 10। फिलाडेल्फिया के दो वैज्ञानिकों के कक्ष में यूरी गेलर को मुलाकात देनी थी। उन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नाम हैं आर्थर यंग और टेड वास्टेन। इन दोनों के सम्मुख भेंट देकर जब वे जीने से उतरकर नीचे की मंजिल में आए तो ऊपर के कमरे में रखी भारी मूर्ति भी नीचे उतर आई और उनके कंधे पर बैठ गई। पूछने पर यूरी गेलर ने बताया कि यह क्षमता उन्हें बिना किसी प्रयास के अनायास ही मिली है। इन प्रदर्शनों में उन्हें तंत्र मंत्र आदि कुछ नहीं करना पड़ता। अदृश्य दर्शन के लिए एक साधारण सा पर्दा खड़ा कर लेते हैं और उसी पर उतरते चित्रों को टेलीविजन की तरह देखते रहते हैं। वह मेज पर रखे हुए धातुओं के बने मोटे उपकरणों को दृष्टि मात्र से मोड़ देने या तोड़ देने की विद्या में विशेष रूप से निष्णात हैं। ऐसे प्रदर्शन वह घंटों करता रह सकता है। सन 1969 में उनने आंखों में मजबूत पट्टी बांधकर और ऊपर से सील लगाकर इजराइल की सड़कों पर मोटर चलाई थी। उसकी अदृश्य दर्शन की शक्ति भी अद्भुत है। उसकी माता को जुए का चस्का था। जब वह घर लौटती तो यूरी गेलर अपने आप ही वह बता देता कि वह कितना पैसा जीती या हारी है। इसकी अतीन्द्रिय विशेषताओं का परीक्षण वैज्ञानिकों और अन्वेषकों की मंडली के समक्ष कितनी ही बार किया गया, किंतु वह निभ्रांत ही सिद्ध हुआ है। पदार्थ वैज्ञानिक अपनी हठधर्मिता के कारण अभी भी यूरी गेलर की इच्छा शक्ति की सामर्थ्य को मान्यता नहीं देते, पर इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। जो प्रत्यक्ष है उसे नकारा नहीं जा सकता। स्ट्रेंज हैपनिंग्स एवं बिटवीन टू वर्ल्ड्स पुस्तकों में ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख है, जैसा कि ऊपर वर्णित की गई हैं, जिनमें इच्छा शक्ति के बल पर चमत्कारी प्रदर्शनों का वर्णन है। इन सामर्थ्यों को प्रसिद्ध वैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने किस प्रकार मान्यता दी, यह भी एक ऐतिहासिक विस्मयकारी प्रसंग है। इस सामर्थ्य को प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने किस प्रकार मान्यता दी, यह भी एक ऐतिहासिक विस्मयकारी प्रसंग है। 25 मार्च 1909 की घटना है। मनोविज्ञान शास्त्र के पितामह फ्रायड से मिलने के लिए उनके समकालीन मनोशास्त्री जुंग गए। चर्चा का विषय परामानसिक शक्ति का प्रभाव था। फ्रायड इस तरह की किसी विशेष मानसिक क्षमता पर विश्वास नहीं करते थे। जुंग ने अपने पक्ष के समर्थन में अपनी मन क्षमता का एक विशेष प्रदर्शन किया। फ्रायड के कमरे में रखी वस्तुएं इस तरह थरथराने लगीं मानो कोई तूफान उनकी उठक पटक कर रहा हो। पुस्तकों की अलमारी में पटाखा फूटने जैसा धमाका हुआ। इससे फ्रायड चकित रह गए और उन्होंने अपनी असहमति का तुरंत परित्याग कर दिया। उन्होंने माना कि मानवीय मन विलक्षण है, उसमें विलक्षण सामर्थ्यों का भंडागार है। एकाग्रचित हो अपनी संकल्प शक्ति से वह कुछ भी कर दिखा सकता है। विचार संप्रेषण की प्रक्रिया में भी संकल्प शक्ति का ही प्रयोग निहित है। दैनंदिन जीवन में भी उस सामर्थ्य का एक छोटा सा पक्ष देखने को मिलता है। कितने ही व्यक्ति दूसरों को अपनी बातों, अपने विचारों से प्रभावित कर असंभव कार्य करा लेते हैं। इच्छानुरूप दिशा में दूसरों को मोड़ने में भी सफल हो जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि वे प्रभावित व्यक्तियों की तुलना में कहीं अधिक संकल्पवान हैं। यह शक्ति बीज प्रत्येक में विद्यमान है, उसे अंकुरित एवं विकसित किया जा सकता है। साधना के तप्त शिक्षा के छोटे बड़े प्रयोग इसलिए किए जाते हैं कि किसी प्रकार संकल्प शक्ति के जगने और सुदृढ़ होने का अवसर मिले। भौतिक क्षेत्र में
अभिष्ट स्तर की सफलता के लिए तदनुरूप प्रयास करने पड़ते हैं। मन क्षेत्र आत्मिकी की परिधि में आता है। किसी किसी में संस्कारों व सहज ही उभार आता है, जबकि किसी किसी को पुरुषार्थ साधना करनी पड़ती है। आवश्यकता अपने अंतः की इस सामर्थ्य को पहचानने, आत्मशोधन एवं आत्मविकास के प्रयोजन पूरे कर संकल्प शक्ति के सुनियोजन भर की है। जिन्हें भी चमत्कार के दर्शन को समझना हो, परामनोविज्ञान के उपयुक्त तथ्यों एवं मानव की सूक्ष्म संरचना को ध्यान में रखना चाहिए। पूर्वाभास एवं भविष्य कथन कितना सही, कितना तर्कसम्मत। क्या मनुष्य वही दिखता है जो सामने परिलक्षित होता है? साधारण स्थिति में तो ऐसा ही होता देखा जाता है। नाक के ऊपर लगे हुए दो नेत्र गोलक केवल सामने की दिशा में और कुछ दाएं बाएं एक नियत आकार प्रकार के डायमेंशन तक वस्तुएं देख सकते हैं। इसे फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी यंत्रों की मदद से इच्छानुसार वस्तुओं के आकार प्रकार को बड़ा देखा जा सकता है, चाहे वे समीपस्थ हों अथवा दूरस्थ। किंतु यह दृश्य वर्तमान काल के ही हो सकते हैं, भूत या भविष्य के नहीं। टेलीविज़न, फोटोग्राफी, चित्रों के माध्यम से भूतकाल की जानकारी हो सकती है। इतने भर से मनुष्य को संतुष्ट होना पड़ा है। क्या भविष्य को प्रत्यक्ष आंखों के समक्ष देखा जा सकता है? प्रश्न उठ सकता है कि भविष्य का पूर्व निर्धारित रूप कैसे देखा जा सकता है? यदि भविष्य निश्चित है तो कर्म पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता? अतः बुद्धि की अटकल, कंप्यूटर सब कुछ के बावजूद भविष्य कथन की बात गले नहीं उतरती। बुद्धिवाद का युग है तो यह चिंतन स्वाभाविक भी है। किंतु पूर्वाभास एवं भविष्य कथन के अनेकों ऐसे घटनाक्रम दैनंदिन जीवन में प्रकाश में आते हैं जिनका विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं। वे कालांतर में सही भी होते हुए पाए गए हैं। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं जिनमें सामान्य अथवा असामान्य व्यक्तियों में यह क्षमता अकस्मात उभरी या विकसित की गई एवं समय की कसौटी पर वे खरे उतरे। प्रयत्नपूर्वक आत्मबल को बढ़ाना और सिद्धियों के क्षेत्र में प्रवेश करना, यह एक तर्क और विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है। किंतु कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि कितने ही व्यक्तियों में इस प्रकार की विशेषताएं अनायास ही प्रकट हो जाती हैं। उन्होंने कुछ भी साधन या प्रयत्न नहीं किया तो भी उनमें ऐसी क्षमताएं उभरी जो अन्य व्यक्तियों में नहीं पाई जाती। असामान्य को ही चमत्कार कहते हैं। अस्तु ऐसे व्यक्तियों को चमत्कारी माना गया। होता यह है कि किन्हीं व्यक्तियों के पास पूर्व संचित ऐसे संस्कार होते हैं जो परिस्थितिवश अनायास ही उभर आते हैं। वर्षा के दिनों में अनायास ही कितने पौधे उपज पड़ते हैं। वस्तुतः उनके बीज जमीन में पहले से ही दबे होते हैं। यही बात उन व्यक्तियों के बारे में कही जा सकती है जो बिना किसी प्रकार की आध्यात्मिक साधनाएं किए ही अपनी अलौकिक क्षमताओं का परिचय देते हैं। भविष्य दर्शन की विशेषता को अतीन्द्रिय क्षमता के अंतर्गत ही गिना जाता है। इस विशेषता के कारण संसार भर में जिन लोगों ने विशेष ख्याति प्राप्त की है उनमें एंडरसन, सैम बेजोन, पीटर हारकोस, फ्लोरेंस, फादर जियो आदि के नाम पिछले दिनों पत्र पत्रिकाओं के पृष्ठों पर छाए रहे हैं। पूर्वाभास में भविष्य कथन के जो सही उदाहरण सामने आते रहते हैं उनका कारण क्या हो सकता है? उसका तथ्य संगत उत्तर एक ही हो सकता है। आध्यात्म स्तर की विशेषता, दिव्य दृष्टि। वह अदृश्य जगत की हांडी में पकती हुई भावी संभावनाओं का स्वरूप और समय जान सकता है। कर्म का प्रतिफल समय साध्य है। इस समयावधि में यह पता चलाना कठिन पड़ता है कि किस कृत्य की परिणति कितने समय में किस प्रकार किस स्थान में होगी। इतने पर भी उसका स्वरूप बहुत कुछ इस स्थिति में होता है
कि कोई दिव्यदर्शी उसका पूर्वाभास प्राप्त कर सके। यह संभावना है भी या नहीं, इस संदर्भ में कितनी ही महत्वपूर्ण साक्षियां समय समय पर सामने आती रहती हैं। प्रसिद्ध विश्व युद्ध के दिन 1 नवंबर 8 वर्षीय एंडरसन घर की बैठक में खेल रहा था। सहसा वह रुका, माँ के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ उसे बैठक में ले गया जहां उसके भाई नेल्सन की फोटो लगी थी। नेल्सन कनाडा की सेना में कप्तान था और मोर्चे पर था। एंडरसन ने भाई की फोटो की ओर संकेत करते हुए माँ से कहा, माँ देखो तो, भैया के चेहरे पर बंदूक की गोली लग गई है और वे जमीन पर गिरकर मर गए हैं। चुप मूर्ख, ऐसी अशुभ बात तेरे दिमाग में कहाँ से आई? अब कभी ऐसी कुछ ना बोलना और ना ऐसा सोचा करो, माँ ने झिड़का। पर एंडरसन तो अपनी बात पर जिद सी करने लगा। इस घटना के 2-3 दिन बाद जब तार आया कि 1 नवंबर 1918 को गोली लगने के कारण नेल्सन की मृत्यु हो गई है, तो पूरा परिवार शोक में डूब गया। पर एंडरसन की बातें याद कर वे सब विस्मय से भी भर उठे। इसके बाद तो मोहल्ले पड़ोस में उसके कई बार ऐसी भविष्य संबंधी बातें बताई कि उसे सिद्ध भविष्यवक्ता मानने लगे। घर वालों ने उसका ध्यान बटाने के लिए उसे शीघ्र ही एक खान की नौकरी में लगा दिया। वह थोड़े ही दिनों में एंडरसन ने यह कहते हुए इस नौकरी को छोड़ दिया कि मैं उन्मुक्त आत्मा हूँ, योग के संस्कार मुझ में हैं, निरंतर आत्म परिष्कार ही मेरा लक्ष्य है। भौतिक परिस्थितियों से, पैसे रुपयों के लोभ से मैं बंधा नहीं रह सकता। इसके बाद एंडरसन व्यापारी जहाज़ों द्वारा विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़ा। इसी बीच उसने अपने शरीर का व्यायाम, योगाभ्यास, संयम और परिश्रम द्वारा विकास कर अतुलित बल अर्जित किया। लोहे की छड़ कंधे पर रखकर उसमें 15-20 व्यक्तियों तक को लटकाकर चल फिर लेना, कार उठा लेना, शक्तिशाली गतिशील मोटर को हाथ से रोक देना, उन्मत्त और क्रुद्ध सांडों को पछाड़ देना आदि के करतब उसके लिए मामूली बात हो गई। उसने इसके सफल प्रदर्शन किए और ख्याति पाई।